हेलो फ्रेंड्स, नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम के बारे में हम सब जानते हैं कि मनुष्य में 46 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को दिखाते हैं। यानी कि वो हमारे आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। क्रोमोसोम की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में की थी। फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था वॉल्डेयर, और वॉल्डेयर में 1888 में उन्होंने ये बताया कि जो केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में जितनी भी तंतु जैसी धागे नुमा जैसी जितनी भी संरचनाएं पाई जा रही हैं वो क्या है, वो क्रोमोसोम है। यानी कि क्रोमोसोम को वॉल्डेयर ने बताया कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाई जाने वाली जितनी भी तंतु रूपी यानी कि धागे नुमा संरचनाएं जितनी भी देखी जा रही है वो क्या है, वो गुणसूत्र है। और फिर गुणसूत्र के बारे में क्या बताया गया, जैसे कि मैंने अभी सबसे पहले बताया कि गुणसूत्र क्या है, वो जोड़ों में यानी कि पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। और जो गुणसूत्र होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है 0.5 से 30 माइक्रोन तक होती है, और उसका व्यास यानी कि जो उसकी चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 0.2 से 3 माइक्रोन तक होगी। और ये मनुष्य में 46 या 23 जोड़ी क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन गुणसूत्र जो होता है उसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, विभिन्न विभिन्न भागों में बटी होती है। तो पहला भाग उसका होता है आवरण यानी कि पेलिकिल, दूसरा भाग होता है उसका क्रोमोनिमेटा यानी कि क्रोमेटिड, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। तीसरा भाग होता है उसका सेंट्रोमियर, और चौथा सबसे लास्ट भाग होता है हमारा सैटेलाइट। तो अब हम सबसे पहले भाग अपनी यानी कि पेलिकिल की बात करेंगे। तो जो पेलिकिल होता है उसमें ये होता है कि जो पेलिकिल होता है हमारा सबसे बाहरी आवरण होता है। गुणसूत्र को जो ढकने के लिए जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, हमारा पेलिकिल का होता है। और पेलिकिल के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे क्रोमोनिमेटा या क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। और पेलिकिल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, हम आवरण बोलते हैं। और पेलिकिल के अंदर क्या भरा होता है, गाढ़ा प्रोटीन युक्त तरल भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, गाढ़ा तरल भरा होगा किसके अंदर, पेलिकिल के अंदर। और यही सबसे पहला मुख्य भाग होता है गुणसूत्र का, जिसको हिंदी में आवरण कहते हैं। पेलिकिल जो होगा वो बाहर घेरे रखने वाली एक संरचना होगी, मतलब एक आवरण देने की एक संरचना गुणसूत्र को एक आवरण देगा। और ये बिल्कुल निष्क्रिय होता है, मतलब ये कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। तो ये पेलिकिल होता है, और इसके अंदर क्या भरा होगा, गाढ़ा तरल भरा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसको हमने तो हाइलोप्लाज्म भी बोला था। और मैट्रिक्स क्या होगा, प्रोटीन युक्त होगा, प्रोटीन से ये फिल होगा। जो मैट्रिक्स होगा इसमें प्रोटीन भी पाए जाएंगे। और मैट्रिक्स में क्या मिलेंगे, मैट्रिक्स में हमें मिलेंगे क्रोमेटिड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोनिमेटा। फिर से समझ लेते हैं पेलिकिल को। पेलिकिल जो होगा वो सबसे बाहरी आवरण होगा गुणसूत्र का। गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण पेलिकिल कहलाएगा। पेलिकिल के अंदर प्रोटीन युक्त गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होगा, जिसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स के साथ साथ पेलिकिल के अंदर ये जो पेलिकिल होगा वो क्या होगा, एक निष्क्रिय आवरण होगा, यानी कि कोई भी ये जो आवरण होगा ये कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसको प्रोटेक्शन देगा। और पेलिकिल के अंदर यानी कि आवरण के अंदर मैट्रिक्स जो होगा वो तो प्रोटीनेशियस होगा ही, मतलब प्रोटीन युक्त होगा ही। उसके साथ साथ उसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोनिमेटा और क्रोमेटिड। कोई किताब में क्रोमोनिमेटा का क्रोमोनिमा भी लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि क्रोमोनिमा जो है वो सिंगुलर वर्ड है और क्रोमोनिमेटा जो है वो प्लूरल वर्ड है। तो क्रोमोनिमेटा और क्रोमेटिड पेलिकिल के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया पहला भाग पेलिकिल का। अब हम सेकंड भाग यानी कि सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो है गुणसूत्र का। उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड। क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड। तो ये जो क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड होते हैं, तो क्रोमोनिमेटा जो होते हैं ये दो, इन दोनों को कहा जाएगा। ये जो दोनों संरचनाएं पाई जा रही हैं, इन दोनों पेलिकिल के अंदर जो ये दोनों संरचनाएं पाई जा रही है, धागे नुमा तंतु नुमा जो पाई जा रही है संरचना, बिल्कुल इन दोनों भागों को क्या कहेंगे, हम क्रोमोनिमेटा कहेंगे। और अगर एक भाग की बात करेंगे, अगर एक धागे की बात करेंगे तो क्या होगा, क्रोमोनिमा होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो अगर इस एक भाग की बात कर रहे हैं तो ये एक भाग बोला जाएगा क्रोमोनिमा। और अगर इन दोनों की बात की जा रही है तो वो क्या बोला जाएगा, क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड बोला जाएगा। क्रोमोनिमेटा को ही क्रोमेटिड बोलेंगे। तो क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं,
ये अर्ध गुणसूत्र भी इनको हिंदी में अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। और ये कैसी संरचना होती है, बिल्कुल सर्पिल अवस्था में होते हैं, यानी कि जैसे सांप जिगजैग मोशन में चलता है उस अवस्था में ये पाए जाते हैं। तो ये सर्पिल अवस्था में पाए जाने वाले आवरण के अंदर एक संरचना होती है और इसमें क्या होता है, अनेक उभार पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारी आउटग्रोथिंग पाई जा रही है। जैसे कि देखिए ये इस तरह से बना हुआ है ये, तो ये जो ये उभार पाया जा रहा है, ये उभार जो पाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्रोमोमियर बोलेंगे। जो क्रोमोनिमेटा के अंदर सर्पिल अवस्था होती है और सर्पिल अवस्था के अंदर जो ये आकार पाया, जो ये उभार पाया जा रहा है, आकार एक जो पाया जा रहा है उभार टाइप का, इस तरह का जो आकार पाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, क्रोमोमियर बोलेंगे। और क्रोमोमियर पे क्या होगा, कई सारे जीन लगे हुए होते हैं, जीन जो कि आनुवंशिक लक्षण होते हैं ना, जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जो फिर से समझ लेते हैं क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड, जो कि दूसरा पार्ट है गुणसूत्र का। पेलिकल के अंदर सर्पिल अवस्था में पाई जाने वाली जो संरचना होगी उसको क्या बोलेंगे हम, क्रोमोनिमेटा बोलेंगे या क्रोमेटिड बोलेंगे। और क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनिमेटा जो है वो प्लूरल शब्द है और जो सिंगुलर है उसका वो क्या है, क्रोमोनिमा, यानी कि जब दोनों सर्पिल अवस्था में जो तंतु पाए जा रहे हैं इनकी अगर बात होगी तो क्या वो बोला जाएगा, क्रोमोनिमेटा बोला जाएगा। लेकिन जब एक सिंगुलर तंतु की बात करेंगे तो बोला जाएगा उसको क्रोमोनिमा। और इन क्रोमोनिमा के अंदर जो कई सारे उभार पाए जाएंगे, जो उभार जैसी संरचनाएं जो पाई जाएंगी, इस तरह से जो संरचनाएं पाई जा रही हैं उनको क्या बोला जाएगा, उनको क्रोमोमियर बोला जाएगा। और इन क्रोमोमियर पे कई सारे जीन लगे हुए होंगे जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट जो है गुणसूत्र का, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का नाम, सेंट्रोमियर मतलब सेंट्रो मतलब सेंटर, मियर मतलब न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जो सेंटर में होगा, सेंटर में ऐसा न्यूक्लियस जो होगा वो होगा सेंट्रोमियर कहलाएगा। और सेंट्रोमियर का मेन वर्क ये होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनको, उनके जो धागे होंगे या उनके जो आपस में अर्ध गुणसूत्र होंगे, दोनों क्रोमेटिड होंगे, यानी कि देख सकते हैं एक क्रोमेटिड ये है और एक गुणसूत्र ये है हमारा और एक गुणसूत्र ये है। तो इन दोनों गुणसूत्र में जो दोनों क्रोमेटिड पाए जा रहे हैं, ये जो दोनों तंतु पाए जा रहे हैं, इन दोनों तंतुओं को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा सेंट्रोमियर कर रहा है। तो सेंट्रोमियर का मेन फंक्शन यही है कि जो दोनों अर्ध गुणसूत्र यानी कि जो क्रोमेटिड हैं उनको जोड़ने का वर्क कौन करता है, सेंट्रोमियर करता है। पेलिकल सबसे पहला भाग होगा जिसका नाम होगा क्या, आवरण। और आवरण के अंदर क्या पाए जाएंगे, आवरण के अंदर मैट्रिक्स पाया जाएगा जो कि गाढ़ा तरल होगा और कैसा होगा, प्रोटीनेशियस तरल होगा, प्रोटीनेशियस लिक्विड होगा। और इस लिक्विड के अंदर प्रोटीनेशियस शब्द यूज किया गया, दैट मीन इस लिक्विड के अंदर प्रोटीन युक्त तरल होंगे। और ये जो इसका जो बाहरी आवरण होगा वो कैसा होगा, इसका बाहरी आवरण जो होगा वो पूरी तरह से निष्क्रिय होगा, यानी कि कोई भी क्रिया नहीं करेगा। फिर बात करते हैं हम किसकी, फिर हमने बात की थी मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जा रहा है, तो पेलिकल जो होगा उसके अंदर हमारा पाया जाएगा क्रोमोनिमेटा यानी कि क्रोमेटिड पाया जाएगा। क्रोमोनिमेटा जो होगा वो दूसरा भाग है गुणसूत्र का, क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड जो होगा उसको अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। और जो अर्ध गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है, ये दो होते हैं, मतलब दो अर्ध गुणसूत्र पाए जाते हैं पेलिकल में। पेलिकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो तंतु जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं जो सर्पिल अवस्था में, यानी कि सर्पिल अवस्था का मतलब ये कि सांप जैसे मोशन करता है उस अवस्था में ये पाई जा रही हैं। तो उस अवस्था में पाई जाने के कारण ये क्या है, सर्पिल अवस्था इसको बोला गया है। और इसलिए ये जो सर्पिल अवस्था में जो पाई जा रही है तो इसमें देखा जाएगा तो कई सारे उभार भी पाए जा रहे हैं। तो जब ये उभार जो पाए जा रहे हैं, जो कि मैंने फिगर में डिनोट किया है, ये जो उभार पाए जा रहे हैं तो इन उभार को क्या बोला गया है, क्रोमोमियर बोला गया है। इन उभारों को क्रोमोमियर बोला गया है। और अगर इन दोनों तंतुओं की बात करेंगे तो क्या बोला जाएगा, वो क्रोमोनिमा बोला जाएगा। सॉरी, एक तंतु की अगर बात की जाएगी तो उसे क्रोमोनिमा बोला जाएगा। अगर दोनों तंतुओं की बात की जाएगी तो उसे क्या बोला जाएगा, क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड। फिर हमने थर्ड बात की थी सेंट्रोमियर की। और सेंट्रोमियर का क्या काम होता है, सेंट्रोमियर का काम होता है जो अर्ध गुणसूत्र हैं, जो हमारे दोनों अर्ध गुणसूत्र हैं उनको जोड़ने का काम जो करेगा वो क्या करेगा, किसका रहेगा, वो सेंट्रोमियर का रहेगा। और सेंट्रोमियर का काम ये होता है, सेंट्रोमियर जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, टेक्सटाइल तंतुओं के बने हुए होते हैं, टेक्सटाइल तंतुओं से जुड़े हुए होते हैं। जो ये धागे जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं,
ये जो संरचनाएं ये दिख रही हैं आपको धागे जैसी, ये जो संरचनाएं हैं ये किसकी बनी हुई हैं? टेक्सटाइल की बनी हुई है। टेक्सटाइल मतलब कपड़े जैसे जो धागे होते हैं, टेक्सटाइल फाइबर, उनकी बनी हुई है, टेक्सटाइल तंतुओं की बनी हुई जैसी संरचनाएं होती हैं ये सेंट्रोमियर, जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र को जोड़ता है। फिर अब हम बात करते हैं गुणसूत्र में 3 भाग की हमने बात कर ली, हमने 4 भाग के बारे में बताया था आपको। तो पहला भाग हमारा हो गया पेलिकल, दूसरा हो गया अर्ध गुणसूत्र और तीसरा हो गया सेंट्रोमियर। अब हम चौथे अपने लास्ट भाग की बात करते हैं जिसका क्या नाम है? सैटेलाइट। सैटेलाइट कहिए या सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम में ये होता है कि जो सैटेलाइट जैसे होता है, आप नाम सुनते होंगे एस्ट्रोनॉट में, एस्ट्रोनॉमी में सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट जो होगा वो एक जो होगा इसमें गुणसूत्र होंगे, और ये गुणसूत्र जो होगा जब बना, कोई भी गुणसूत्र जो बना हुआ होगा उस गुणसूत्र में एक उसके अलावा, जैसे कि इसमें यहाँ पर देखा जाए तो 2 गुणसूत्र बने हुए हैं, 2 गुणसूत्र के अलावा एक ये तीसरा गुणसूत्र बन रहा है। तो इस तरह का एक एक्स्ट्रा अगर क्रोमोसोम अगर आपका बन रहा है तो वो बोला जाएगा सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। और ये जैसी जो संरचना होगी, ये कैसी संरचना होगी? ये सैटेलाइट जैसी संरचना होगी। और ये जो गुणसूत्र बनेगा ये कैसे बनेगा? छोटा बनेगा और गोलाकार भाग जो होगा गुणसूत्र का वो होगा सैटेलाइट। अब हम बात करते हैं इसमें अपने, हमने सारे लेवलिंग की बात कर ली लेकिन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात नहीं की। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में ये होता है कि जैसे कुछ भाग जो गुणसूत्र का होता है वो क्या होगा? वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनाता है। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे बनाएगा? जैसे कि मोड़ जो होता है, आप देखिए जैसे कि एक ये गुणसूत्र है, एक ये गुणसूत्र है, ये दोनों गुणसूत्र जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से, लेकिन इन दोनों गुणसूत्र में जो पहला पड़ाव जो बनेगा, पहला सिकुड़न जो बनेगी, संकीर्ण मतलब जैसे कि ये जो तंतु हैं दोनों जुड़ रहे हैं, जो इसके तंतु हैं इसके तंतु हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों तंतु जब सिकुड़ेंगे तो ये जो सिकुड़न बनेगी ये कौन सी बनेगी? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसका नाम होता है प्राथमिक संकीर्ण। और यही प्राथमिक संकीर्ण यानी कि पहली बार जब ये दोनों क्रोमोसोम जुड़े, कोई भी 2 क्रोमोसोम जब जुड़ेंगे तो वो पहली बार, और तो सेंट्रोमियर से जब वो जुड़ेंगे तो उनके जो दोनों टेक्सटाइल फाइबर होंगे यानी कि जो टेक्सटाइल तंतु होंगे वो क्या होंगे? आपस में सिकुड़ेंगे। तो वो जो सिकुड़न होगी उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाएगा। फिर यही चीज अगर दूसरे से तीसरा, 3 यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं, तीसरी बार जब ये जुड़ेंगे, मतलब ये पहली बार जुड़ेंगे और ये दूसरी बार, मतलब दूसरा वाला जो तीसरे वाले क्रोमोसोम से जब जुड़ेगा, इसके फाइबर जुड़ेंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो ये क्रोमोसोम पूरा एक बॉडी में पाया जा रहा है, तो इसलिए ये जो पहला सिकुड़न हुई उसको बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। देन सेकेंड टाइम जब होगी तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो जो गुणसूत्र बना हुआ होगा वो कैसा गुणसूत्र होगा? वो एक छोटा भाग बना हुआ होगा गुणसूत्र का, और उस छोटे भाग को क्या बोलेंगे हम? सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलेंगे। और ये जो छोटा सा भाग ही बना हुआ है, एक नया गुणसूत्र, नया क्रोमोसोम जो ये बना हुआ है, इसी को हमने क्या बोला है? सैटेलाइट बोला है। सैटेलाइट यानी कि सेट क्रोमोसोम बोला है। अब हम फिर से पूरा जो ये क्रोमोसोम के बारे में है इसको हम पूरा रिपीट कर लेते हैं। क्रोमोसोम को स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 यानी कि 1875 में खोजा था। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वॉल्डेयर, और वॉल्डेयर में 1888 में उन्होंने ये बताया कि जो केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है, इसमें जो संरचनाएं पाई जा रही हैं, तंतु रूपी संरचनाएं यानी कि धागे रूपी जो संरचनाएं पाई जा रही हैं, उन्हें ही उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कह दिया। फिर गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? पेयर्स में पाए जाते हैं। और गुणसूत्र की जो लंबाई होती है वो 0.5 to 30 माइक्रोन होती है, और व्यास यानी कि चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी? 0.2 to 3 माइक्रोन होगा। फिर ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े यानी कि 23 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका 46 क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? वो 4 भागों में बटी हुई होती है। पहला भाग होता है आवरण, दूसरा होता है क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड जिसको अर्धगुणसूत्र कहते हैं,
तीसरा होता है सेंट्रोमियर और चौथा होता है सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट गुणसूत्र या सैड क्रोमोसोम भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में सैटेलाइट का सैड क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैड क्रोमोसोम। फिर हमने बात बताई थी आवरण यानी कि पेलिकल के बारे में। पेलिकल जो होगा वो सबसे बाहरी आवरण होगा गुणसूत्र का, और ये कैसा होगा, एक झिल्ली जैसा होगा और ये बिल्कुल निष्क्रिय होगा, मतलब कोई भी क्रिया ये नहीं कर सकेगा। और इसके अंदर क्या भरा होगा, गाढ़ा तरल भरा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स कैसा होगा, गाढ़ा होने के साथ साथ प्रोटीनेशियस होगा, यानी कि प्रोटीन से भरा हुआ होगा। प्रोटीन से भरा होने के कारण ये प्रोटीनेशियस होगा। और मैट्रिक्स के अंदर क्या पाए जाएंगे, हाफ क्रोमेटिड पाए जाएंगे, दैट मीन हाफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे, दैट मीन क्रोमोनिमेटा पाए जाएंगे या क्रोमेटिड पाए जाएंगे। फिर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड है। तो क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड जो होगा वो कैसा होगा, वो दो अर्ध गुणसूत्र उसमें पाए जाएंगे, यानी कि दो जो होंगे, क्रोमोनिमेटा जो होगा हमारा वो कैसा होगा, उसमें दो अर्ध गुणसूत्र पाए जाएंगे। दो का मतलब हुआ एक ये और एक ये। अगर एक सिंगुलर है तो उसको क्रोमोनिमा बोलेंगे, और ये दोनों अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोनिमेटा या क्रोमेटिड बोलेंगे। क्रोमोनिमेटा और क्रोमेटिड जो होगा, फिर उसमें ये देखा गया कि क्रोमोनिमेटा में जगह जगह पर उभार पाया जा रहा है, मतलब उभार जैसी संरचनाएं जो पाई जा रही हैं, इस तरह की जो संरचनाएं पाई जा रही है, उभार जैसी संरचनाएं, इनको क्या बोला गया, क्रोमोमियर बोला गया। और क्रोमोमियर में क्या होगा, कई क्रोमोमियर पाया जा रहा है। क्रोमोनिमेटा में कई सारे जीन लगे होंगे, और जीन का क्या काम होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने लक्षणों को ले जाने का वर्ग जो होगा वो होगा हमारा जीन का। फिर ये सर्पिल अवस्था में, यानी कि सांप की अवस्था में, जैसे सांप नॉर्मली मोशन करते हैं उस अवस्था में ये पाए जाएंगे। फिर थर्ड हमने पार्ट बताया था सेंट्रोमियर का। सेंट्रोमियर में ये बताया था कि जो सेंट्रोमियर होगा वो दोनों जो गुणसूत्र होंगे, यानी कि जो दोनों क्रोमोसोम होंगे वो किससे जुड़े हुए होंगे, यानी दोनों गुणसूत्र जो आपस में जुड़े हुए होंगे वो टेक्सटाइल फाइबर से जुड़े होंगे। और टेक्सटाइल फाइबर जैसी संरचनाएं ये देखने को मिल रही है, जो टेक्सटाइल फाइबर है इनसे दोनों गुणसूत्र जुड़े हुए होंगे, और जो दोनों गुणसूत्र को जोड़ने का काम करेगा वो किसका होगा, सेंट्रोमियर का होगा। सेंट्रोमियर क्या है, टेक्सटाइल फाइबर यानी कि टेक्सटाइल तंतुओं के बने हुए होंगे, टेक्सटाइल तंतुओं के द्वारा जुड़ने का कार्य करेंगे। और फिर इसके बाद लास्ट हमने बताया था सैटेलाइट क्रोमोसोम यानी कि सैट क्रोमोसोम। और सैट क्रोमोसोम में ये बताया था कि जब गुणसूत्र में एक छोटा गोलाकार भाग बन जाता है तो इसको क्या कहते हैं, हम सैटेलाइट कहते हैं। और सैटेलाइट में हमने ये भी बताया था प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में हमने ये बताया था कि जब ये पहला और दूसरा क्रोमोसोम जुड़ेगा तो सेंट्रोमियर के द्वारा, तो दोनों टेक्सटाइल फाइबर जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, यानी कि सिकुड़ेंगे। तो जो सिकुड़ेंगे, तो ये जो सिकुड़न आएगी, जो संपीड़न आएगा वो क्या बोला जाएगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि प्राथमिक संपीड़न। और जब दूसरा और तीसरा क्रोमोसोम जुड़ेगा तब जो टेक्सटाइल फाइबर में कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा, देन वी आर कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब द्वितीयक संपीड़न उसको बोला जाएगा। और फिर गुणसूत्र में द्वितीय संपीड़न अगर हो रहा, देखा जा रहा है, नॉर्मली क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं देखा जाता है, लेकिन जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि द्वितीय संपीड़न देखा जा रहा है, तो इसका मतलब जो गुणसूत्र है वो एक छोटा गोलाकार रूप ले चुका है। और जो एक छोटा गोलाकार रूप जो गुणसूत्र ले चुका है, तो उस गोलाकार रूप को क्या बोलेंगे, हम सैटेलाइट बोलेंगे। और इसी सैटेलाइट को ही दूसरे शब्दों में क्या बोल, सैटेलाइट क्रोमोसोम को हम क्या कह सकते हैं, सैट क्रोमोसोम कह सकते हैं। फिर इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ग तो आप सब जानते ही हैं कि जो हमारी जेनेटिक कैरेक्टर है यानी कि आनुवंशिक लक्षण, उनको क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में पहुंचाएगा। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के कारण इसको क्या कहते हैं, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ या फिजिकल बेसिक ऑफ हेरिडिटरी भी बोलते हैं इसे। फिजिकल बेसिक ऑफ हेरिडिटरी, ये भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये जो आनुवंशिक लक्षणों को है वो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, इसलिए इसका क्या नाम है, फिजिकल बेसिक ऑफ हेरिडिटरी, यानी कि वंशागति का भौतिक आधार। वंशागति का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिक ऑफ हेरिडिटरी।
तो ये था हमारा पूरा क्रोमोसोम के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में।